विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की गई थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उन दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है और किसानों की मांग पर गतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात तो कर रही है और बैकडोर चैनल से भी बात कर रही है, लेकिन सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं हो रहे। उधर सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा है कि हमें अभी मीडिया से पता चला है कि सरकार हमारी तरफ से लिखित जवाब का इंतजार कर रही है। सरकार बाहर से आने वाले लोगों को आने दे रही है। हमारे लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सरकार रोक रही है। ये सरकार किसानों की बात नहीं करती है, बस घुमाती है और पुलिस फोर्स लगाकर तानाशाही कर रही है। हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। हम इनके मंसूबों में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। पहली बात ये है, जो आपका सवाल है कि हमने उनकी प्रपोजल, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी, वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे, तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है। हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है, नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता। और उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार किसानों की बात। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। साथ ही बादल ने किसान आंदोलन के दौरान देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को टुकड़ों में तोड़ दिया है। बेशर्मी से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाया गया और अब अपने सिख भाइयों के खिलाफ ऐसा बीजेपी कर रही है। बीजेपी देशभक्ति वाले पंजाब को सांप्रदायिक आग में धकेल रही है।
ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਐ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ सरहदां पे। किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से 4 निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, नयनपाल रावत और रणधीर गोलन के साथ ही धर्मपाल गौंधर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायकों ने किसानों के मुद्दे को जल्द निपटाने की मांग उठाई। निर्दलीय विधायक और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने चारों विधायकों से हुई बातचीत में यह आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जाएगी। राकेश दौलताबाद जी जो बादशाहपुर से विधायक हैं, चौधरी धर्मपाल गौंधर जी जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, नयनपाल रावत पृथला से विधायक हैं और मैं खुद था। हम चारों विधायक माननीय मुख्यमंत्री से बैठ करके आए हैं। किस मुद्दे पर मुलाकात? आज का मुद्दा तो केवल किसान का मुद्दा था कि जो मेरे किसान भाई 20 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली के चारों ओर अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, उनके बच्चे भी 3-3 पीढ़ियाँ बैठी हैं। इस सर्द के मौसम में कोई सरकार को उसका केंद्र सरकार को हल ठीक निकालना चाहिए ताकि मेरे किसान भाइयों का जो आंदोलन है समाप्त हो। उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिवाया है कि हम इस विषय पर पूरे गंभीरता से लगे हुए हैं और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाने। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ हर रोज सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक दल किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं तो वहीं अब पूर्व सैनिक भी किसानों के पक्ष में खड़े हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि अगर यह कानून रद्द नहीं किए गए तो आने वाली 26 जनवरी को पूरे देश भर के पूर्व सैनिक अपने मेडल राष्ट्रपति को वापस कर देंगे। देखो ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ।
कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली में किसानों का 20वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा, तो वहीं राजनीतिक दल भी लगातार कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो कि यूपी के बदायूं और कुशीनगर की हैं। पहली तस्वीर बदायूं से है जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी योगी सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। तो वहीं दूसरी तस्वीर कुशीनगर से है जहां पर पूर्वांचल के सबसे बड़े किसान नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने अपने कैंप कार्यालय हाटा से अहिरौली बाजार तक सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला और बीजेपी को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तो वहीं इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का कहना है इस पूरे कृषि कानून को जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक हम किसानों के साथ यूं ही कदम से कदम मिलाकर डटे रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर किसान की जो सरकार ने बिल पास किया उसके विरोध में किसान जरूरी है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने जो बिल पास किया है किसान विरोधी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन देने का काम किया। क्या मांग है? उन्होंने प्रशासन ने हमारे लोगों को कल से ही रोक रखा है, न यहाँ तक आने दिया है, न नेताओं को बुरी तरह से रात भर घेरा है। जनता पार्टी की किसान रैली होगी। इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये सरकार न गन्ने का दाम दे रही है, न धान की कीमत दे रही है, न गेहूं की कीमत दे रही है। ये सरकार किसानों को गुलाम बनाने जा रही है। जो कृषि बिल किसान विरोधी आया है, जब उधर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि किसान खुद समझदार हैं, किसानों को बिचौलियों से मुक्त होने की जरूरत है और इसी के साथ कृषि कानूनों पर विपक्ष के विरोध को लेकर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी पहले तैयारी की थी कृषि कानूनों को बनाने की, लेकिन जब हमने बनाए तो विरोध शुरू कर दिया। किसान समझदार है और किसान समझता है, इस बात को समझना इन सभी राजनीतिक दलों को चाहिए जो लगातार 15 साल से ये कह रहे हैं किसानों को इन बिचौलियों से छुटकारा मिलना चाहिए। और समय समय पर इनका देखोगे, शरद पवार जब कृषि मंत्री थे वो भी बोलते रहे कि उन्होंने प्रदेशों को लेटर लिखा कि अगर आप ये कानून नहीं बनाएंगे कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो तो मैं जो आपको राशि भेजता हूँ मैं नहीं भेजूंगा। राहुल गांधी ऑलरेडी बोल चुके हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने स्टैंडिंग कमेटी में खुद कहा है कि मंडियों को आज़ाद करना चाहिए इन बिचौलियों से। अनेकों ने कहा, मनमोहन सिंह हैं, सभी लोग बोलते रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, इनका राजनीतिक प्रभुत्व खत्म हो चुका है। इसलिए किसान इकट्ठा हुए, लोकतंत्र में कहने की सबको आज़ादी है, अपनी बात को कोई परेशानी नहीं है, आप धरना करो, प्रदर्शन करो, और लेकिन बात का हल संवाद से ही निकलेगा। आप बैठिएगा, और क्योंकि एक अनेक दल है ना, अब नई बात नहीं है। जीएसटी ये चाहते थे, जीएसटी पे हमने किया विरोध करते, सीए ये चाहते थे, हमने किया तो विरोध करते हैं। ये लगातार इनको खाली जनता और समाज से कुछ नहीं लेना, इन्होंने किसानों कुछ नहीं लेना, इन्होंने मोदी जी का विरोध करना है, सिर्फ एक ही लक्ष्य इनका है। और आज जिस प्रकार से किसान, मुझे आप बताइए ना जी, किसान अनाज अपना चावल नहीं बेच सकता ओपन मार्केट में, लेकिन सरमाएदार उसका आटा बनाकर, उसके अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है। 2 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच सकता है, किसान क्यों नहीं बेच सकता? जो किसान के बीच में बिचौलिए जो हैं, जिनको हम आड़ती भी कहते हैं, ये लोग एक पंजाब में तो हालत ही खराब है, बंधुआ मजदूर की तरह है। एक आड़ती, एक किसान एक आड़ती को ही माल देगा जिस मर्जी रेट में ले। लेकिन आज मुझे लगता है कि पहला बिल अगर इतना अच्छा था तो आत्महत्या क्यों कर रहे थे? और किसान इतना कमजोर और गरीब है तो ये लोग कहां से आ गए? जो पिज्जा खाने वाले हैं, जो रबड़ी खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, इतना माल उड़ा रहे हैं, एसी के अंदर रह रहे हैं, ये किसान ऐसी हालत में नहीं है। किसान की असली हालत जो है, जो बिल आएगा जब जाकर किसान रबड़ी और ये मलाई खाएगा। ये जो लोग बीच में आ गए हैं, मुझे लगता है कि इनकी नीति। हिमाचल के जिला कुल्लू के मुख्यालय डालपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू किसान मोर्चा के अध्यक्ष टीकम राम ने कहा है कि
केंद्र की मोदी सरकार हमेशा किसानों का हित चाहने वाली है और इससे पहले भी कई किसानों के हितों की योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। अगर केंद्र सरकार किसानों की हितैषी न होती तो आज देश के लाखों किसानों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होता। टीकम राम का कहना है कि किसानों के हित में ही ये कृषि कानून पास किए गए हैं और कुछ बड़े राजनीतिक परिवारों को इस कानून से नुकसान होगा, जिसके चलते वह आज किसानों को भड़का रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। टीकम राम का कहना है कि अब आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन में देश विरोधी नारे लग रहे हैं और किसानों की आड़ में कुछ देश विरोधी असामाजिक तत्व भी वहां पर अराजकता का माहौल बनाने में लगे हैं। ऐसे लोगों से भी आज किसानों को बचने की ज़रूरत है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो आपको पता है कि किसानों ने कहा था कि हम इसमें जो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आज सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो किसान की आड़ में उनको बरगला रहे हैं और इस आंदोलन को मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में ये बिल पारित होके आया है, वहाँ तो उनकी कोई लड़ाई बची नहीं है। और हमारा जो ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशनली फिट है और लीगली फिट है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर रहेंगे, क्योंकि प्रावधान तो कोर्ट में भी चैलेंज करने का है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को मंजूरी देने के बाद लगातार इस कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कृषि कानून को लेकर 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जगह जगह पर किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों को इसके फायदे बताने में जुटी है। इसी क्रम में अमेठी जनपद के शिव दुलारी महिला डिग्री कॉलेज में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही जनसमूह को संबोधित किया। इस दरमियान आपको बता दें, कृषि कानूनों के फायदे मंत्री जी ने बताए। बहुत सारे चुनावों में और इन सारे परिणामों में देखा है वो हताश है, निराश है, विषय कोई खोज रहे हैं, कुछ भी मिल जाए तो उसमें कुछ कहना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। आज यदि उनसे पूछा जाए कि यदि इस किसान बिल में क्या गलत है तो वो गलत बताने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास विषय नहीं है। यदि उनसे कहा जाए आओ बात करो, हमको बताओ ना क्या गलत है इसमें, वो हम ठीक कर दें, तो यह भी उनमें स्थिति नहीं है। और आप एक चीज़ और जान लीजिए, किसान तो अपने खेत में जूझ रहा है, किसान तो अपने खलिहान में जूझ रहा है, किसान तो गेहूं में पानी लगा रहा है। वहाँ जो आंदोलन है वह कर रहे हैं विपक्षी दल और साथ ही साथ कुछ किसान नेता, जिन्होंने मान लिया है कि हम। उधर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों के समर्थन में कोई किसान खड़ा नहीं हो सकता है। बीजेपी के साथ आए किसान संगठनों को लेकर उन्होंने कहा कि फेक किसान लीडर्स को बुलाकर ये बातें की जा रही हैं। कृषि मंत्री रहा हुआ हूं, जो ये बिल है उसके समर्थन में कोई भी किसान और सो कॉल्ड किसान लीडर्स खड़ा नहीं हो सकते हैं। ये सरकार चाह रही है और फेक किसान लीडर्स को सामने बुला के ये सब बातें हो रही हैं। सरकार चाहती है कि ये जो आंदोलन है वो कहीं न कहीं से कंप्रोमाइज हो जाए, जो होने वाला नहीं है। मैं जो समझता हूँ, पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के किसी स्टेट के किसान चाहते हैं कि ये बिल वापस हो और सरकार को हठधर्मिता छोड़ के ये। कोरोना संक्रमित होने से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया है और इसके पहले अंबाला हॉस्पिटल से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। अनिल विज के फेफड़ों में इन्फेक्शन है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को अनिल विज ने कोरोना की वैक्सीनेशन भी लिया था और 5 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया, इसलिए पीजीआई के डॉक्टरों की सांसें भी फूल गईं। आनन फानन में पीजीआई की टीम ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का सहारा लेना उचित समझा। एम्स की एक टीम देर रात रोहतक पहुंची और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जांच की गई, तो वहीं हालातों के मद्देनज़र नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक पीजीआई में पहुंचे और अनिल विज के स्वास्थ्य का उन्होंने हालचाल जाना। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात हुई है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने कहा है कि एम्स के डॉक्टरों का अनुभव अच्छा है, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो फिर यूपी में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों ना हो सकती हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में यूपी के काफ़ी लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की है कि यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। केजरीवाल बोले कि यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो गई है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है। अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने आज महान अभिनेता रजनीकांत के साथ राजनीतिक गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिया। इसे लेकर मक्कल निधि मय्यन के अध्यक्ष कमल हासन ने कहा है कि हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। अगर हमारी विचारधारा समान है और इससे लोगों को भला होता है तो हम अपने अहम को एक ओर रखकर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कमल हासन ने इससे पहले तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक गठबंधनों में फेरबदल की ओर संकेत दिया था और इसके साथ ही उन्होंने रजनीकांत के साथ एक संभावित राजनीतिक गठजोड़ से भी इनकार नहीं किया था।
हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले ही सियासी गहमागहमी का दौर शुरू हो गया है। चुनाव का ऐलान हालांकि होना अभी बाकी है, लेकिन इसके पहले ही दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीजेपी संगठन की तैयारियों के बल पर प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने महामारी के कठिन दौर में जनता के बीच रहकर पूरी शक्ति के साथ सेवा का काम किया और अब जनता के बीच रहकर लोगों की मदद की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश सरकार के कामों और संगठन की मेहनत के भरोसे हिमाचल में बीजेपी का झंडा लहराएगा। पंचायती राज के चुनाव बहुत शीघ्र उनकी नोटिफिकेशन होने वाली है। कई जिलों में रोस्टर भी जारी हो गया है और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है। लेकिन यह कहना चाहूँगा कि 3 साल का जो उपलब्धियों भरा कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा है और कोविड के समय में भी प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए जिस प्रकार से काम किया, उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में रहेगा। साथ ही हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार हमारा संगठन प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करने में लगा रहा, कोविड के समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को चाहे वो भोजन किट मुहैया, राशन किट मुहैया करवाने की बात थी, भोजन पैकेट देने की बात थी, मास्क वितरण की बात थी, सैनिटाइजर की वितरण की बात थी और ये प्रयास किया कि लोगों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। आज प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक कोविड। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज संचालकों के कहने पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस में 2 लाख की वृद्धि कर डाली है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी आलोचना करती है। इसके अलावा सुरजेवाला ने इसे प्रदेश के युवाओं के साथ में जाति बताया और 2 लाख फीस वृद्धि के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की। सुरजेवाला ने बताया कि अब से पहले प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग केंद्र की काउंसलिंग के बाद होती थी, लेकिन इसे बदलकर केंद्र से पहले कर दिया गया और इससे प्रदेश के स्टूडेंट्स को दोहरा नुकसान होगा। हरियाणा के अंबाला नगर निगम के चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा टीम के उतारने के बाद अंबाला में एक बार फिर राजनीतिक फिजाएं बदल रही हैं और दूसरी पार्टी को छोड़कर जनचेतना पार्टी में आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया है। इसी कड़ी के तहत बीजेपी के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष क्रांति चोपड़ा ने जनचेतना पार्टी में आस्था जताते हुए पार्टी को ज्वाइन किया और इस अवसर पर हरियाणा चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने उनकी ज्वाइनिंग कराई। इस अवसर पर क्रांति चोपड़ा ने कहा है कि वह पार्टी उम्मीदवारों के साथ ही शक्ति रानी शर्मा को मजबूत करने के साथ जीत हासिल करवाने के लिए भी पुरजोर काम करेंगे। तो अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा और पार्षद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी के अंबाला नगर निगम चुनाव प्रभारी सुभाष बराला और राज्य मंत्री कमलेश डांडा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सुभाष बराला और कमलेश डांडा ने यहां पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। साथ ही इस दरमियान नामांकन पत्र दाखिल किया गया। बीजेपी विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट की अपील करेगी, ये उन्होंने कहा और किसान आंदोलन पर उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बीजेपी किसानों की शंकाओं और समस्याओं को खत्म करने के लिए दिल से लगी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। हमारे कार्यकर्ताओं में है, आम जन में है। मैं पिछले कुछ दिन से अम्बाड़ा शहर के अंदर हूं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव है मेयर का, ये भी जीतेगी। वार्डों के भी अधिकतम हम लोग और हमारा जो गठबंधन का सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, हम लोग जीत करके आएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी
बहन डॉक्टर वंदना शर्मा जी जो एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ से उतारी है, तो एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है, एक महिला है, शिक्षित है और ये हर एक परिवार तक की जो भी बातें समस्या उसको समझती है, तो उसके तौर पर यहाँ उतारी है। तो हमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और इसको जीतने का काम करेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं एक मिनट बोल दो चाहिए। हमारे विधायक की अध्यक्षता में विकास के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ इस बार रणनीति रहेगी और मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दे विकास, मेन मुद्दा विकास ही है और लोगों का सहयोग। तो समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे आप? ये जैसे जैसे समस्याएं आएंगी तो और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा है। एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला द्वारा यह आदेश दिया गया। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। एम्स की ओर से अदालत में भी यही कहा गया कि कोविड महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जा सकते। छठे वेतन मांग की मांग समेत अपनी कुछ और मांगों के संबंध में एम्स की नर्स बीते कुछ दिन से हड़ताल पर हैं, जिसके बाद एम्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों की भर्ती शुरू कर दी है और इसके लिए एम्स की ओर से विज्ञापन भी दिया गया है। मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं और कुछ कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहे फाइनल ईयर की छात्राओं को भी बुलाया गया है। तो वहीं किसी एक कंपनी के मार्फत इमरजेंसी सेवाओं के लिए नर्स आउटसोर्सिंग भी की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी सुबह से बिजली बोर्ड के पास प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही सीएम आवास की तरफ कूच किया तो उनके पुलिस वालों से झड़प हो गई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए और सीएम आवास की तरफ जाने की जिद पर अड़ गए। तो वहीं इस पूरे मामले पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और मुख्यमंत्री के घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से हमें रोका गया। इसके बाद हमने बैरिकेड उखाड़ दिए हैं और इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि हमें विश्वास दिलाया गया था कि हमारे मांग पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे और जिसका भुगतान पंजाब सरकार को करना पड़ेगा। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ
ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 29 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PSPCL ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣਾ 2021 ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਗਾ। बाकी ਜਿਹੜਾ फैसला है। मुलाजिम और पेंशनर तालमेल कमेटी द्वारा पंजाब के बठिंडा में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सानिया सिरकी बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा उनके दिए और रुकी हुई पेंशन के बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते पूरे पंजाब में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके पुतला फूंका गया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सुखदेव सिंह चौहान जी, मैं अपना तालमेल संघर्ष कमेटी का कन्वीनर हाँ बठिंडा यूनिट का। अज जिहड़ा असीं ये प्रोग्राम किया है, ये साडे सूबा पद्धरी प्रोग्राम अनाउंस होया है। सूबे की काल दे उत्ते यह प्रोग्राम असीं सारे पंजाब दे विच डिवीजनां दे उत्ते अर्थी साड़ रोस रैलियां ते मुजाहरे कर रहे हैं। उसका कारण यह है भी बिजली बोर्ड ते पंजाब सरकार साड़ियां दबियां मंगां अजे पूरियां नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी मेहनत के साथ जुटी हुई है और इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उधमपुर में रामनगर में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील की। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने इस दौरान विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और महिलाओं के अपमान करने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। TMC और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राज्य में राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के नेता, आपको बता दें, लगातार चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच रहे हैं और इस दौरान बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के मामलों को सामने रखा गया है और एक्शन की मांग की गई है। अब 17 दिसंबर को यहाँ पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन बंगाल का दौरा करेंगे और बीजेपी की ओर से 2 पेज का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल पुलिस निष्पक्ष नहीं है। पुलिस TMC के कार्यकर्ताओं की तरफ जो है काम कर रही है और ऐसे में राज्य में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाए। साथ ही कहा गया है कि बंगाल में सरकारी कर्मचारी TMC के समर्थन की बात कर रहे हैं, ऐसे में वो कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। बीजेपी नेता स्वप्नल दास गुप्ता के मुताबिक जल्द ही चुनाव आयोग की एक टीम बंगाल का दौरा करेगी। हमने इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की भी इलेक्शन कमीशन से मांग की है और बंगाल की सीमाओं पर कुछ लोग नए नाम से रह रहे हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की बात की जा रही है। देखा जा रहा है कि बहुत सारे मृतक वोटर का नाम अभी भी है, जो घर छोड़ के दूसरे जगह चले गए उनका भी नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी वहां पे हैं, उनमें से एक उनका खेमा है जो कि प्रतिबद्ध है और वो खुद एक मीटिंग करके, नबन्ना में मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी को आश्वासन है कि हम लोग जान पे भी खेल के आपको जिताएंगे। तो यदि एक फेडरेशन ये बोलता है तो वो पोल प्रोसेस के एक हिस्सा कैसे होंगे। 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी
जो कंप्लेन और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। हम लोग को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी कंप्लेंट्स या ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब सीरियसली उन्होंने देखेंगे, उसको जांच करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। ये आश्वासन देके हम लोग थोड़ा अभी तक संतुष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन उनको पास वो अवेयर है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कलकत्ता या डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाएंगे ये करेंगे। और सबसे बड़ा है कि ये जो इलेक्ट्रल रोल्स का ऊपर हम लोग जो ऑब्जेक्शन किया है, एक तो डेड वोटर्स या जो लोग उनका घर मूव किया है और फाइनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से लोकसभा सांसद निशित प्रामाणिक ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार गुंडाराज की सरकार है। सिंडिकेट का सरकार है। टीएमसी का सरकार जो है वो गुंडा राज का सरकार है। टीएमसी का जो सरकार है वो माफिया राज का सरकार है। ये पूरी तरह से पूरा देश को पता है। अभी कुछ दिन पहले नड्डा जी वहाँ पर जब गए थे, हम लोग सब लोगों ने देखा कि उनके साथ कैसे व्यवहार किया गया है। तो ये सबका सामने ये जो छवि है ये स्पष्ट हो चुका है कि बंगाल में सिर्फ सिंडिकेट राज, बंगाल में सिर्फ माफिया राज और बंगाल में काट मनी का राज। देखिए, किसी भी स्टेट पर, किसी भी राज्य पर कोई भी जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनको प्रचार करने का, सभा करने का, उनको अपनी तरीके से जो कैंपेनिंग करने का मौका देना चाहिए। ये भारतवर्ष की गणतंत्र कहते हैं। लेकिन बंगाल में कुछ अलग वहाँ पर सिस्टम चलते हैं। सिर्फ वहाँ पर पीसी और भाईपो, बुआ और भतीजा का जो राज है वही चलता है। उनका कहना है कि प्रचार करना है सिर्फ हम करेंगे, कैंपेनिंग करना है सिर्फ हम करेंगे और किसी पार्टी को हम कैंपेनिंग, प्रचार, रैलीज ये सब नहीं करने देंगे। ये स्वाधीन भारत में हो नहीं सकता है। आज देखिए आप कि बांग्लादेश से रोहिंग्या और गुंडों को हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जा रहे हैं ताकि 2021 का जो विधानसभा निर्वाचन है, असेंबली इलेक्शन है बंगाल का, वो पूरी तरह से वो। उधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले को कायराना हरकत करार दिया और केंद्रीय मंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर ईंट पत्थरों से भीड़ का हमला अस्वीकार्य है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पश्चिम बंगाल के लोग यह समझ गए हैं कि ममता बनर्जी जी की सरकार उपद्रव वाली सरकार है, हिंसा पे उतारू है, विकास से मतलब नहीं है, न्याय से मतलब नहीं है और वहाँ के लोगों से मतलब नहीं है। इस प्रकार से हार की हताशा का आभास, पूरी तरह से हार के आभास होने के कारण वह हताशा में जो कामें कदम उठा रही है वह बिल्कुल ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उन पर प्रहार किया गया, उन पर हमला किया गया, यह लोकतंत्र और राजनीति में यह अशोभनीय कार्य है और इस प्रकार का ममता बनर्जी जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में मूथा नदी के शुद्धिकरण के लिए एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये नदियां साफ सुथरी हो जाएंगी। मूथा नदी के
शुद्धिकरण का प्रकल्प बहुत सालों से चर्चा में था। उसको मैंने जब पर्यावरण मंत्री था तब पहली दफा तब मैंने मंजूरी दी थी। उसके बाद अभी उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, वो समाप्त होके अब टेंडर जल्दी निकलेगी। इस तरह का आज पूरा रिव्यू जल शक्ति मंत्रालय हमने यानी गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं और संबंधित सारे अधिकारी ये उसमें उपस्थित थे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पुणे का जो एक सपना है कि ये दोनों नदियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सामाजिक न्याय परिसर में होने वाले किसान सम्मेलन की तैयारियों का उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निरीक्षण किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि कानून से संबंध में किसानों से चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस समारोह में शिरकत करेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मंगलवार को निर्माणाधीन अस्पताल का एक हिस्सा ढह गया और जिसके मलबे में दबकर एक महिला मजदूर की मौत हो गई और 5 अन्य मजदूर घायल हो गए। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आज शाम बसंतपुर थाना क्षेत्र के वीआईपी मार्ग स्थित निर्माणाधीन निजी अस्पताल का एक हिस्सा ढह गया था और इस घटना में मजदूर ज्योति साहू की मौत हो गई और 5 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। निर्माणाधीन स्थल पर करीब 17 मजदूर काम कर रहे थे। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने मजदूर को मलबे से बाहर निकाला। बाद में सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। आज हमको सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर गई है, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाया गया, जिसमें हमने 6 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 5 लोगों को चोट आई है और एक जो महिला थी वो फौत कर गई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कितना देर चला सर? ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 3.5 घंटे के लगभग चला है। सर अभी कोई कार्रवाई हुई है सर उनके ऊपर? मृतक महिला और जो जिनको चोट आई है उन सभी का बयान लिया गया है, मर्ग जांच में लिया जा चुका है। उधर कोरोना काल में मास्क बनाकर कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाने वाली महिला सहायता समूहों की महिलाओं को 1 महीने बीत जाने के बाद भी राशि नहीं मिली है, जिसके चलते महिला सहायता समूहों की महिलाएं एडीसी से मिलने पहुंची और महिलाओं का कहना था कि कोरोना काल में उनके द्वारा 20,000 के करीब मास्क बनाकर प्रशासन को दिए गए, लेकिन उनका 80,000 का मेहनताना उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। कई बार अधिकारियों से इस बारे में बात की गई, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जी कोरोना काल में मास्क बनाया जी, तो भी मजदूरी अभी तक कौन मिली जी। घर पे बैठ के हमने मास्क बनाए हैं और हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत हमने मास्क बनवाए जी। लगभग 19,704 मास्क है और रुपए है लगभग 80,000 रुपये। और तो गाँव वन मंदोरी से हैं जी हम, जिला फतेहाबाद और ब्लॉक बटलू से जी। कितने मास्क बताए आपने? 19,704। तो उसकी पेमेंट अभी तक कुछ भी नहीं मिली आपको? नहीं जी, 1 रुपया भी नहीं मिला। प्रशासन क्या कह रहा है आपको? प्रशासन आजकल कह के सभी के साथ मुलाकात हुई। इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। कुछ गाँव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मास्क बनवाए थे आजीविका मिशन में और उन लेडीज़ ने काम भी किया है। तो जो हमारे क्लस्टर हेड्स हैं वो उनके काम को वेरीफाई कर लेंगे और मैंने आदेश दिए हैं कि जितनी जल्द हो सके इनकी पेमेंट हो। उधर जम्मू कश्मीर में राजौरी के डोंगी ब्लॉक के थेरियन पंचायत की रहने वाली एक महिला सरपंच उम्मीदवार ने राजौरी जिले में रिकॉर्ड अंतर के साथ एक पुरुष उम्मीदवार को हराकर 90% से अधिक वोट हासिल किए। सरपंच जीतने वाली उम्मीदवार रुबीना चौधरी का कहना है कि उनका लक्ष्य पानी और बिजली सहित बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को हल करना है। लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है।
मगर आज ये है कि गांव में औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इनको ये है कि अब औरतों को एक मतलब सहारा मिलेगा कि वो अपनी दिल की बात किसी औरत को कह सकेगी, क्योंकि आज तक रजौरी में इस देरिया में कोई वुमेन नहीं बनी सरपंच। अब जो औरतें, उनको कुछ गरीबी की होती है, कुछ ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन को। अब वो आंटी से आके आराम से कर सकेंगी, इसलिए मैं बहुत शुक्र हूँ कि मेरी आंटी एक मसीहा बनेंगी लोगों का। थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने औरतों को आगे आने का मौका दिया। यहाँ 90% लोगों ने मुझे वोट किए हैं। मैं रियली आज प्राउड फील करती हूँ कि एक औरत को उन्होंने इतनी बड़ी वोटिंग से जिताया है। 90% वोटिंग कोई कम वोटिंग नहीं होती है, बहुत बड़ी। यहाँ के लोगों का शुक्रिया, मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बॉर्डर एरिया में उन्होंने एक औरत को आगे आने। उधर यूपी के प्रयागराज जिले में एक युवती ने नौकरी दिलाने के नाम पर गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही पीड़ित युवती का आरोप है कि काम दिलाने के नाम पर उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। पीड़ित युवती ने प्रयागराज के झूंसी थाने में अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए युवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित युवती के दिए गए शिकायतों के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक एक अजय नाम का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। काम करती है, उसके संपर्क में एक जो है अजय नाम का व्यक्ति आया, जो उसने रिक्वेस्ट किया उनसे कि मुझे काम दिलवा दीजिए, कुछ काम धाम करने के लिए। तो उन्होंने परसों वाली रात में वो होटल है एक झूसी में, वहाँ बुलाया और खाना बनाने के लिए बुलाया। वो वहाँ पहले से अपने मित्रों के साथ उपस्थित थे। खाना खाने के बाद लड़की के साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया, जिसकी सूचना उसने 100 नंबर पर दिया। 100 नंबर जैसे सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचा। यूपी के मथुरा के थाना राय के रेतिया बाजार में नकाबपोश अज्ञात लोगों ने जूता व्यापारी के साथ मारपीट की। व्यापारी का कहना है कि उसे 3 बदमाशों ने बाइक से गिरा दिया और नकाबपोश युवकों ने जमकर मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कटरा फाटक पर जूते की दुकान है। जब मैं रोज नियमित रोज की भांति दुकान पर जा रहा था तो कटरा बाजार में नवदेवी मंदिर के समीप 3 अज्ञात लोगों जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, मफलर बांध रखा था, मेरी बाइक में लात मारी, मुझे गिरा दी, मैं लात घुसों से मारा। जब मैं करीब 4-5 हजार रोजाना के रखे हुए थे, वो मुझे छुड़ा कर ले गए। तो मेरे अंदरूनी चोट आई है और मुझे आशंका है पिछले बुधवार को मैं इब्बो खान पठान का जो है उसकी गाड़ी भाड़े पर करके गंगा स्नान करके ले गया था, तो उससे मेरी महाबत तू में। पंजाब के पटियाला केंद्रीय सुधार जेल में गैंगस्टर जगदीप सिंह जग्गू से 28 ग्राम अफीम बरामद हुई है और उसी के साथ एक कैदी से बरामद 2 मोबाइल फ़ोन भी हुए हैं। आपको बता दें, इसी सारे मामले की जानकारी देते हुए त्रिपुड़ी थाना के इंचार्ज ने बताया है कि आज हमें केंद्रीय सुधार जैसे एक पत्र बरामद हुआ, जिसमें पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उधर कोरोना वायरस मरीजों में अब नई तरह के फंगस इन्फेक्शन को लेकर चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि जिन मरीजों में ये इन्फेक्शन पाया गया है उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। पिछले 15 दिनों में सर गंगाराम अस्पताल में ENT सर्जन ने कोविड-19 म्यूकोमोसिस के 13 मामले देखे हैं और आपको ये बता दें कि एक बयान में कहा गया है कि ब्लैक फंगस रोग लंबे समय से प्रत्यारोपण और ICU रोगियों की बीमारी के साथ ही मृत्यु का कारण रहा है। हालांकि कोविड-19 रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और जो गंभीर चिंता का कारण है। उधर भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है और इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर में वृद्धि हुई है। फिलहाल देश में ठीक होने वालों की दर 95.12% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के सक्रिय केस भी अब कम हो गए हैं।
सोने और चांदी के भाव में मंगलवार को तेजी का रुख देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी में डिलीवरी वाले सोने के दाम सुबह 228 रुपये यानी कि 0.47% तेजी के साथ 49,167 रुपये प्रति 10 ग्राम ट्रेंड पर रहा था और इसके पिछले सत्र में फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 48,939 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर अप्रैल में डिलीवरी वाले सोने का मूल्य 162 रुपये यानी कि 0.33% की बढ़त के साथ 49,132 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था और इससे पिछले सत्र में अप्रैल वाले सोने का आपको बता दें कि मूल्य 48,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। विश्व कप विजेता भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह संन्यास का फैसला बदलकर फिर घरेलू क्रिकेट खेलने की राह पर हैं। उन्होंने अगले महीने होने वाले सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में पंजाब के 30 संभावित खिलाड़ियों में शामिल उन्हें किया गया है। वर्ल्ड कप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने पिछले साल जून में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन पंजाब क्रिकेट संघ के सचिव पुनीत बाली के अनुरोध पर अपने प्रदेश के लिए खेलने को वो तैयार हो गए और भारत के लिए 304 वनडे के साथ ही 40 टेस्ट और 48 T20 मैच खेल चुके 39 साल के युवराज मोहाली के PCA स्टेडियम में इन दिनों अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अभ्यास का एक वीडियो भी शेयर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए